हेलो स्टूडेंट्स, तो रिएक्शन मैकेनिज्म के लास्ट लेक्चर में हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन E2 रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। और अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी SN1, SN2, E1, E2, इन सबको कंपेयर करेंगे कि कब SN1 होगी, कब SN2 होगी, कब E1 होगी, कब E2 होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा सबस्ट्रेट कैसा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। उससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि आपको कब कौन सा मैकेनिज्म अप्लाई करना है और उस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, E2 रिएक्शन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने E1 रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। टर्शरी सबस्ट्रेट है अगर हमारे पास टर्शरी सबस्ट्रेट है और एक वीक बेस है तो क्या होगा वहाँ पे, और हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी और हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक टर्शरी सबस्ट्रेट ही यूज कर रही हूँ, सपोज मैंने ये टर्शरी सबस्ट्रेट लिया है, ठीक है, इसमें मैं अब एक स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दूं, लाइक इसमें मैं अल्कोहलिक KOH ऐड कर दूं और साथ में हीट कर दूं, अब हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, ये मेन बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐसे केसेस में जब हमारे पास एक टर्शरी सबस्ट्रेट हो और अल्कोहलिक KOH हो और हम हीट कर रहे हो तो वहां पे भी एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है और हमारे पास ये जो एल्कीन है ये एक मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ये एक मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट कैसे बना, अब यहाँ पे जब मैंने ये स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन जो हुई वो किस मैकेनिज्म से हुई उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी हम कोई टर्शरी सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं तो अगर वहां पे हम लोग वीक बेस यूज कर दे तो वो वीक बेस क्या करेगा, कार्बोकैटायन के बनने की वेट करेगा और उसी वजह से वहां पे या तो SN1 होगी या फिर E1 होगी। लेकिन यहाँ पे तो मैं एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रही हूँ तो ये स्ट्रॉन्ग बेस कार्बोकैटायन के बनने की तो वेट ही नहीं करेगा और यहाँ पे SN1 और E1 तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे मैंने एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया है तो स्ट्रॉन्ग बेस जब हम यूज करते हैं वहां पे SN2 की भी प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इस सबस्ट्रेट को देखूं, इस सबस्ट्रेट पे हिंड्रेंस इतनी ज्यादा है, ये एक टर्शरी सबस्ट्रेट है, तो टर्शरी सबस्ट्रेट होने की वजह से यहाँ पे ये जो हमारा अल्कोहलिक KOH है इसमें जो बेस होगा OH माइनस वो तो डायरेक्ट अटैक कर ही नहीं पाएगा क्योंकि इतने ज्यादा बड़े बड़े ग्रुप यहाँ पे लगे हैं तो ये जो OH माइनस है ये डायरेक्ट अटैक कर ही नहीं पाएगा, तो सब्स्टिट्यूशन यानी कि SN2 की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे नहीं है। तो ना तो यहाँ पे E1 हो सकती है ना SN1 हो सकती है क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रही हूँ, और ना ही यहाँ पे SN2 हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेरा सबस्ट्रेट है वो कैसा है, वो एक हिंडर्ड सबस्ट्रेट है, ठीक है। अब बात आई कि यहाँ पे फिर कौन सा मैकेनिज्म होगा, तो यहाँ पे एक नए तरीके का मैकेनिज्म होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, E2 एलिमिनेशन मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो मैकेनिज्म होता है ना ये SN2 की तरह एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है, ठीक है। देखो क्या होता है इसके अंदर, ये मेरा सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये मेरा यहाँ पे सबस्ट्रेट है, ठीक है, इस पे ये बेस अटैक करेगा OH माइनस, तो ये जो बेस है OH माइनस ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके लेके जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये वाली जो हाइड्रोजन है इसको एब्स्ट्रैक्ट करके लेके जाएगा, तो होगा क्या, ये जो हमारा बॉन्ड है यहाँ पे जब ये इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये बॉन्ड टूटने लगेगा, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटने लगेगा, ठीक है, और साथ ही साथ ये जो मेरा CCl बॉन्ड है ये भी ब्रेक होने लगेगा क्योंकि मैं हाई टेम्परेचर दे रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेशन होगी, तो ये बॉन्ड टूटने लगेगा, OH और H के बीच में बॉन्ड फॉर्म होने लगेगा, साथ ही साथ C और CCl बॉन्ड भी टूटेगा, और जब ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे तो इस कार्बन कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट होगी, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट होगी। तो इस तरीके की यहाँ पे जब ये OH माइनस ये बीटा कार्बन से इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो साथ ही साथ ये जो मेरा लिविंग ग्रुप है ये जाएगा, और जब ये लिविंग ग्रुप जाएगा तो इन दोनों कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन की स्टार्टिंग होगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो मेरा बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड मेरा फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो इस ऐसी रिएक्शन में इस तरीके की कुछ मेरे पास ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, इस तरीके की मेरे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग क्या है, एक साथ हो रही है, ये एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। तो देखो एंड में होगा क्या, ये जो OH माइनस था इस हाइड्रोजन को ले जाएगा, Cl माइनस मेरा अलग
निकल जाएगा और मेरा फाइनल प्रोडक्ट यानी कि एल्कीन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। यही मेरा फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है, और साथ में मेरा Cl माइनस निकल जाएगा। तो ये जो मैकेनिज्म है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रही है। तो यहाँ पे ये जो मेरा फर्स्ट स्टेप है वो ही क्या है, मेरा स्लो स्टेप है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो स्लो स्टेप होता है वो ही क्या होता है, RDS होता है। यानी कि जो मैं रेट बताऊंगी ना, तो जो मेरा रेट होगा यहाँ पे वो इस बेस की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा और वो यहाँ पे इस सबस्ट्रेट की यानी कि अल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। तो मेरा रेट क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो रिएक्शन की अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो रिएक्शन का यहाँ पे आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस यानी कि बेस। तो अगर मैं रिएक्शन के ऑर्डर की बात करूं तो जो रिएक्शन का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ऑर्डर होगा 2। और यहाँ पे एलिमिनेशन हो रही है, इसलिए ऐसी रिएक्शंस को हम लोग E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, फर्स्ट स्टेप हमारा स्लो स्टेप है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, उसके बाद जो हमारा यहाँ पे HCl है वो रिमूव हो जाएगा और एलिमिनेशन होके हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी कि अगर मेरे पास टर्शरी सबस्ट्रेट आ जाए और मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए और मैं हीट कर रही हूं तो वहां पे E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। लेकिन अगर मेरे पास कोई प्राइमरी सबस्ट्रेट होता और स्ट्रॉन्ग बेस यूज करती ना मैं, तो वहां पे मेरे पास क्या होती, वहां पे मेरे पास SN2 रिएक्शन होती। अब जब हम एग्जांपल देखेंगे तब आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कब आपको SN2 अप्लाई करनी है और कब आपको E2 अप्लाई करनी है, कब E1 अप्लाई करनी है और कब SN1 अप्लाई करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको E2 मैकेनिज्म का एग्जांपल बताया। अब देखो यहाँ पे कोई भी कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है और अगर कोई भी कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है तो कोई भी रीअरेंजमेंट यहाँ पे होगी नहीं, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी क्योंकि कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा। सिंपल आपको क्या करना है, बस एलिमिनेशन करनी है। और एलिमिनेशन जब हम करेंगे तो जो हमारे प्रोडक्ट होंगे वो दो तरीके के होंगे। अगर मेरे पास दो तरीके के हाइड्रोजन है जैसे हमने E1 में देखा था, तो यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं ये वाला मेरा सबस्ट्रेट है, अगर मेरा सबस्ट्रेट ये है, इसमें मैं अल्कोहलिक KOH, सपोज ये मेरा सबस्ट्रेट है, इसमें मैं अल्कोहलिक KOH डाल रही हूँ और मैं हीट कर रही हूँ, तो अब यहाँ पे मेरे दो तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे जो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा वो वही होगा जो मेरा मेजर एल्कीन है। ये एल्कीन मेजर है क्योंकि इसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, तो सेडजिफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी मेरा ये जो मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला एल्कीन होगा ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो कहीं पे भी आपको टर्शरी सबस्ट्रेट दिख जाए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस दिख जाए, तो आपको मेजर एल्कीन बनाना है, वही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब बात आती है कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होते हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे अल्कोहलिक KOH की, तो जो अल्कोहलिक KOH होता है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे NaNH2 सोडामाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, ये भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अगर मैं बात करूं एल्कोक्साइड आयन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, ये भी मेरा क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन इन द प्रेजेंस ऑफ टर्शरी ब्यूटेनॉल, इन द प्रेजेंस ऑफ टर्शरी ब्यूटेनॉल, ये मेरा टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन है, ये टर्शरी ब्यूटेनॉल है। तो ये चारों ही मेरे क्या है, ये चारों ही मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेसिस है। तो ये चारों कहीं पे आपको दिख जाए तो समझ जाना, और टर्शरी सबस्ट्रेट दिख जाए तो समझ जाना आपको E2 एलिमिनेशन करानी है। लेकिन ये वाले हमारे पास आपको बेस दिखे और प्राइमरी सबस्ट्रेट दिखे तो समझ जाना वहां पे SN2 मैकेनिज्म करानी है, वहां पे आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगी। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरीके से प्रोडक्ट बनाना है। तो देखो पहला क्वेश्चन अगर मैं ये बोलूं, ये मेरे पास सबस्ट्रेट है, मैं इसमें क्या ऐड कर रही हूँ, अल्कोहलिक KOH ऐड कर रही हूँ और हीट कर रही हूँ। टर्शरी सबस्ट्रेट है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो E2 मैकेनिज्म होगा। तो देखो यहाँ पे अब दो तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे, एक प्रोडक्ट तो बनेगा ये, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा ये, ठीक है। अब देखो ये मेरा लेस स्टेबल एल्कीन है तो ये मेरा माइनर प्रोडक्ट होगा, और ये मेरा मोर स्टेबल एल्कीन है तो ये मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं देखो, अगर ये मेरे पास मैं ये बेस ले लूं टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है, प्लस में मेरा सबस्ट्रेट ये है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि बताओ मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। तो देखो एक चीज हमेशा याद रखना, यहाँ पे जब मैं प्रोडक्ट बना रही थी ना, तो मैं जब ये जो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो रही थी मेरी,
वो मोर सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन से एब्स्ट्रैक्ट कर रहा था ये बेस। क्यों? क्योंकि ये बेस क्या था, ये जो बेस था वो स्ट्रॉन्ग बेस तो था, लेकिन ये बल्की बेस नहीं था। अब यहाँ पे ये जो बेस है ना, ये बेस तो खुद ही इतना ज्यादा बल्की है, ये बेस तो खुद ही इतना ज्यादा बल्की है कि अब ये मोर सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन पे अटैक नहीं करेगा, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि ये खुद ही इतना ज्यादा बल्की है, इसको अटैक करने के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेस चाहिए, इसीलिए ये यहाँ से अटैक नहीं करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा, बल्कि जो हमारा यहाँ पे लेस स्टेबल एल्कीन होगा वो मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा। यानी कि ऐसे केसेस में जब मैं टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड एज अ बेस ले रही हूँ तो यहाँ पे मेरा सेटजेफ प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यहाँ पे मेरा जो हॉफमैन प्रोडक्ट होगा वो मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो आपको इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हॉफमैन प्रोडक्ट होगा यहाँ पे वो मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही अब हम लोग और एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, तो देखो अगर मेरे पास ये आ जाए, सपोज CH3Cl, अब मैं इसमें डाल रही हूँ CH3 CH2Cl, अब मैं इसमें क्या डाल रही हूँ, अल्कोहलिक KOH डाल रही हूँ और मैं इसको हीट कर रही हूँ। ठीक है, तो अब देखो स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है और यहाँ पे मैं हीटिंग तो कर रही हूँ, लेकिन ये सबस्ट्रेट कैसा है, हीटिंग नहीं है यहाँ पे। अगर हीटिंग ना गिवन हो, क्योंकि हीटिंग गिवन होगी तो एलिमिनेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरा प्राइमरी सबस्ट्रेट है, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ पे मेरी SN2 रिएक्शन होगी और सिंपल मेरा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2OH। तो ध्यान रखना है कहीं पे भी अगर आपका प्राइमरी सबस्ट्रेट आ जाए इस तरीके से और स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए तो वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर देनी है। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो देखो अब मेरे पास देखो, अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ, ये जो मेरा सबस्ट्रेट है ये एक टर्शियरी सबस्ट्रेट है, मैं इसमें अल्कोहलिक KOH डाल रही हूँ और साथ में हीट कर रही हूँ। ठीक है, तो देखो पता लग गया यहाँ पे क्या होगा, E2 एलिमिनेशन होगा। तो यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, दोनों से एब्स्ट्रैक्शन करा के देखो और देखो प्रोडक्ट क्या बनता है। अगर मेरे पास मैं ये वाली हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो मेरा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का बनेगा, लेकिन अगर मैं ये वाली हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो जो मेरा प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। अब देखो अगर मैं मोर स्टेबल एल्कीन की बात करूँ तो ये तो मेरा मोर स्टेबल एल्कीन है, लेकिन यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने पर जो प्रोडक्ट बना ना वो एक एरोमेटिक प्रोडक्ट बना, मेरे पास बेंजीन रिंग बनी जो कि हाईली स्टेबल होते हैं और एरोमेटिक प्रोडक्ट बनने की वजह से जो मेरा यहाँ पे हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होगा ना वो यहाँ से होगा और ये प्रोडक्ट मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा। और ये ऑल्दो ये मोर स्टेबल है लेकिन ये वाला जो मेरा प्रोडक्ट है वो एक माइनर प्रोडक्ट है। तो ध्यान रखना है कहीं पे भी आपको एलिमिनेशन के बाद अगर ऐसे एरोमेटिक रिंग बन जाए ना तो ऑल्दो वो आपका माइनर प्रोडक्ट होगा, ऑल्दो वो आपका लेस स्टेबल एल्कीन होगा, लेकिन एरोमेटिक प्रोडक्ट बनने की वजह से वो जो आपका प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको E2 मैकेनिज्म्स के कुछ एग्जांपल डिस्कस किए। ठीक है, ऐसे ही अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, कि अगर हमारे पास डिफरेंट सबस्ट्रेट हो, डिफरेंट बेसिस हो तो हम किस तरीके से पता लगाएंगे कि वहां पे कौन सा मैकेनिज्म होगा। ठीक है, तो देखो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग एक टेबल बनाते हैं छोटी सी, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कब आपको कौन सा मैकेनिज्म अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो 3 तरीके के बेसिस मेरे पास हो सकते हैं, एक वीक बेस हो सकता है, एक मॉडरेट बेस मेरे पास हो सकता है और मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है। ठीक है, अब वीक बेस कौन से होते हैं मेरे पास, वीक बेस होते हैं सपोज मेरे पास अल्कोहल हो गया, वाटर हो गया, ये सभी क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। लेकिन अगर मैं मॉडरेट बेस की बात करूं तो ये होते हैं मेरे Cl-, Br-, I-, ये सभी मॉडरेट बेसिस होते हैं। और अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूं तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, स्ट्रॉन्ग बेस मेरे कौन से होते हैं, एल्कोक्साइड आयन हो गया, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल अल्कोहलिक KOH हो गया, ये सब मेरे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सबस्ट्रेट देखते हैं कि हमारे सबस्ट्रेट कौन कौन से होंगे। सबस्ट्रेट देखो, एक सबस्ट्रेट हो सकता है मेरा सिंपल मिथाइल हैलाइड, एक सबस्ट्रेट मेरा हो सकता है प्राइमरी हैलाइड, एक सबस्ट्रेट मेरा हो सकता है सेकेंडरी हैलाइड इस तरीके से, और एक सबस्ट्रेट मेरा क्या होगा, टर्शियरी हैलाइड। ठीक है, तो पहले हम लोग सबसे पहले बात करते हैं प्राइम मिथाइल हैलाइड के बारे में। अब इसमें तो एक ही कार्बन है
तो एलिमिनेशन तो कहाँ से ही होगा। तो इसमें ना तो प्राइमरी हैलाइड की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक ही कार्बन है, ना तो यहाँ पे E1 पॉसिबल है ना E2 पॉसिबल है, क्योंकि एलिमिनेशन तो हो ही नहीं सकता। तो E1 E2 तो गया। अब क्या बचा यहाँ पे SN1 SN2। और देखो यहाँ पे कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसकी पॉसिबिलिटी है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे SN2 की पॉसिबिलिटी है। तो तीनों में से मेरे पास कोई भी बेस आ जाए, यहाँ पे मेरा मैकेनिज्म जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ SN2 होगा और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तीनों में से कोई भी बेस आ जाए और मेरे पास क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब देखो मैं बात कर रही हूँ प्राइमरी हैलाइड की। ठीक है, तो प्राइमरी हैलाइड के केस में देखो, जब मैंने E1 E2 पढ़ाया तो मैंने वहां पे क्या पढ़ाया कि मेरा सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, टर्शरी होना चाहिए, दोनों में, E1 में भी और E2 में भी। और SN1 के लिए भी मुझे सबस्ट्रेट कैसा चाहिए, टर्शरी चाहिए, हिंडर्ड चाहिए, ताकि मेरा कार्बोकैटायन स्टेबल बन जाए। अब देखो ऐसे ही, इसीलिए यहाँ पे E1 E2 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरा सबस्ट्रेट कैसा है, बिल्कुल प्राइमरी सबस्ट्रेट है, और SN1 भी पॉसिबल नहीं है। तो इसके केस में भी अगर मेरा इस तरीके का सबस्ट्रेट आए तो वहां पे भी आपको सिर्फ और सिर्फ SN2 मैकेनिज्म को अप्लाई करना है और आपका SN2 मैकेनिज्म से ही प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं इसे। ठीक है, अब मेन आया मेरा सेकेंडरी सबस्ट्रेट, जिसके बारे में आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। देखो अब यहाँ पे देखो सेकेंडरी सबस्ट्रेट है और वीक बेस है। ठीक है, अगर मैं वीक बेस लूं तो ये वीक बेस क्या करेगा, कार्बोकैटायन के बनने की वेट करेगा। ठीक है, वीक बेस लूंगी, कार्बोकैटायन के बनने की वेट करेगा, तो यहाँ पे SN1 की भी प्रोबेबिलिटी है और E1 की भी प्रोबेबिलिटी है और इक्वल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि जब भी मैं वीक बेस ले रही हूँ तो मेरा क्या होता है, SN1 या फिर E1। तो यहाँ पे SN1 भी हो सकता है और E1 भी हो सकता है। SN1 कब होगा, जब मेरा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होगा, और E1 कब होगा, जब मेरा टेम्परेचर ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, अब अगर मैं मॉडरेट बेस ले लूं, अगर मैं मॉडरेट बेस ले लूं तो ये वीक नहीं है। तो अगर ये वीक होता तो ये कार्बोकैटायन के बनने की वेट करता और मेरा मैकेनिज्म SN1 या फिर E1 होता। लेकिन अब ये मॉडरेट बेस है, I- Br- Cl-। अगर मैं मॉडरेट बेस यहाँ पे ले रही हूँ तो अब ये जो मेरा मॉडरेट बेस है ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे SN1 और E1 की प्रोबेबिलिटी तो खत्म हो गई, क्योंकि कार्बोकैटायन तो बनेगा ही नहीं। और ये इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि ये एलिमिनेशन करा दे, ये इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि ये एलिमिनेशन करा दे। तो इसीलिए यहाँ पे ना तो SN1 E1 की प्रोबेबिलिटी है, ना ही E2 की प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे जो हमारा मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म होता है। तो अगर सेकेंडरी सबस्ट्रेट में ले रही हूँ और कोई मॉडरेट बेस ले रही हूँ तो वहां पे SN2 मैकेनिज्म की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, ऐसे ही देखो अब मैं अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले लूं, अब मैं अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले लूं, स्ट्रॉन्ग बेस ले रही हूं तो SN1 E1 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कार्बोकैटायन के बनने की वेट नहीं करेगा। बचा क्या मेरे पास, SN2 और E2। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा हिंडर्ड सबस्ट्रेट है, इसलिए SN2 की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाती है। और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में, सेकेंडरी सबस्ट्रेट के केस में, जो मेरा E2 प्रोडक्ट होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मेनली चलते हैं टर्शरी सबस्ट्रेट पे। तो कहीं पे भी आपको टर्शरी सबस्ट्रेट दिख जाए, SN2 तो बिल्कुल ही वहां से खत्म हो गया, क्योंकि SN2 की प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल खत्म हो जाती है। हिंडर्ड सबस्ट्रेट में सब्स्टिट्यूशन SN2 होता ही नहीं है, चाहे मैं कोई भी बेस ले लूं। ठीक है, अब अगर वीक बेस हो या फिर अब अगर वीक बेस हो तो वीक बेस के केस में कौन सी रिएक्शंस होती है, SN1 या फिर E1। तो सेम है, SN1 और E1 दोनों पॉसिबल है। ठीक है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से इक्वल होगा या फिर कम होगा, तो कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पे, तो मेरी SN1 रिएक्शन होगी, और अगर 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा तो मेरी E1 रिएक्शन होगी। ठीक है, अब अगर मैं मॉडरेट बेस ले लूं, यहाँ पे अगर मैं मॉडरेट बेस ले लूं तो देखो यहाँ पे ये बेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अब ये E2 एलिमिनेशन करा दे। ठीक है, क्योंकि E2 एलिमिनेशन के लिए तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए ना, और टर्शरी सबस्ट्रेट है, SN2 भी पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ पे भी मॉडरेट बेस जब मैं लूंगी तो यहाँ पे भी मेरे SN1 और E1 की प्रोबेबिलिटी होती है, और ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे कि कब मेरा SN1 होगा, कब मेरा E1 होगा। क्यों, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये E2 मैकेनिज्म शो कर दे, और सबस्ट्रेट हिंडर्ड होने की वजह से यहाँ पे SN2 भी नहीं हो सकता।
सकता, ठीक है। और अगर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बेस ले लूं तो यहाँ पे SN1E1 तो हो ही नहीं सकता, और SN2 टर्शरी सबस्ट्रेट की वजह से वैसे भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मेरा कौन सा मैकेनिज्म होगा, यहाँ पे मेरा E2 मैकेनिज्म होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को अब समझ आ ही गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों को देखना है सबस्ट्रेट को देख के और बेस को देख के, कि कैसे हमें पता लगेगा कि हमारा जो मैकेनिज्म होगा वो कौन सा होगा, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी या फिर यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ छोटा सा, देखो वो एग्जांपल क्या है। अगर मैं सबस्ट्रेट ये ले रही हूँ CH3 CH2 CH3, ठीक है, HBr, ठीक है, मैं इसमें डाल रही हूँ एक्वस KOH, और मैं इसमें क्या डाल रही हूँ, टर्शरी ब्यूटोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ टर्शरी ब्यूटेनॉल, और मैं हीट कर रही हूँ, ठीक है। अब मुझे बताना है कि मेरा रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो ये अब मेरे पास एक सेकेंडरी सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो सेकेंडरी सबस्ट्रेट में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि अगर वीक बेस आ जाए तो SN1E1 होगा। अब यहाँ पे क्या है, एक्वस QH मतलब OH माइनस, तो ये OH माइनस एक वीक बेस नहीं है, ठीक है, ये एक वीक बेस नहीं है, ये क्या है, ये एक तरीके का मॉडरेट बेस है, ठीक है, इसको हम वीक बेस कंसीडर नहीं करते, ठीक है। अब क्योंकि ये वीक बेस नहीं है यहाँ पे, तो SN1E1 तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, और ये इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि ये एलिमिनेशन करा दे। मतलब यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म होगा, यहाँ पे मेरा SN2 मैकेनिज्म होगा, और इसके अकॉर्डिंग सिंपल मेरी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी और मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। और जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आप लोगों को ध्यान रखनी है, वो इन्वर्टेड स्टीरियोकेमिस्ट्री का प्रोडक्ट बनेगा इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं क्या ऐड कर रही हूँ, टर्शरी ब्यूटोक्साइड, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है और सेकेंडरी सबस्ट्रेट है। तो देखो अब यहाँ पे E1SN1 तो पहले ही चला गया था, क्योंकि यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं देखो हीट कर रही हूँ, तो और यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पे E2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, SN2 की कम होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस थोड़ी सी ज्यादा है। SN2 और E2 दोनों हो सकता है, लेकिन E2 ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो हीट कर रही हूँ मैं। एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है वो हमेशा हाई टेम्परेचर पे फेवरेबल होती है, ये आप सब लोगों को मैं पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा E2 मैकेनिज्म होगा, और अगर इसमें मैं एलिमिनेशन करूंगी तो अब देखो दो तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पे देखो एक मेरे पास ये हाइड्रोजन है, एक मेरे पास ये हाइड्रोजन है, तो एक बार यहाँ पे एल्कीन बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है मेरे पास, कि यहाँ पे ये एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने ये जो बेस लिया है ये बल्की बेस लिया है, और जब भी बल्की बेस होता है तो ये क्या करता है, हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पे मेरा जो ये हॉफमैन प्रोडक्ट होगा ये मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा। हॉफमैन प्रोडक्ट जो है ये मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी सबस्ट्रेट आ जाए, कोई भी बेस आ जाए, तो आप लोग, अगर आपको वो पता है जो आपके पास, अगर आपको इस टेबल में जो मैंने समझाया आपको इसके बारे में पता है, तो आप इजीली रिएक्शन के बारे में, प्रोडक्ट का इजीली पता लगा सकते हैं। बस याद रखना, कहीं भी आपके पास वीक बेस आ जाए तो चेक कर लेना SN1 और E1। सेकेंडरी टर्शरी सबस्ट्रेट हो, वीक बेस हो, तो SN1 होगी या फिर E1 होगी, डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए तो दो पॉसिबिलिटी है, SN2 या फिर E2। अगर आपके पास सबस्ट्रेट प्राइमरी है तो SN2, अगर टर्शरी है तो E2 होगा। अगर सेकेंडरी सबस्ट्रेट है तो क्या होगा, E2 ज्यादा होगा वहां पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस मैं यूज कर रही हूँ और मैं हीटिंग करती हूँ, तो थोड़ी सी हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पे एलिमिनेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और अगर टर्शरी सबस्ट्रेट आ जाए, वीक बेस आ जाए, तो टर्शरी सबस्ट्रेट में SN2 तो वैसे ही चला गया। वीक बेस यूज कर रही हूँ या फिर मॉडरेट बेस यूज कर रही हूँ तो मेरा SN1 या फिर E1 होगा, लेकिन अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रही हूँ तो वहां पे E2 मैकेनिज्म होगा। तो आई होप ये टेबल से आप लोग अच्छे से पता लगा सकते हैं कि किस रिएक्शन में मैकेनिज्म कौन सा होगा। तो यहाँ पे मेरा रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट होता है, और जो मैं क्वेश्चंस दूंगी उनको प्रैक्टिस करें और देखें कि आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और जितना हो सकता है शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।